Good afternoon, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Geography chapter 3 and the topic is motions of the earth अर्थात पृथ्वी की गतियाँ. In this chapter you will learn about movements of the earth, rotation and revolution. How do day and night occur and why we have different seasons. इस अध्याय में हम पृथ्वी की दो गतियों घूर्णन और परिक्रमण पर चर्चा करेंगे. दिन और रात कैसे होते हैं इस पर विचार विमर्श करेंगे और ऋतुएं कैसे बदलती हैं, क्यों बदलती हैं, इस पर परिचर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम एनी टू कंट्रीज दैट हैव नाइट व्हेन इंडिया हैज डे. सबसे पहले आपको दो ऐसे देशों का नाम बताना है जब भारत में दिन होता है तो वहाँ रातें होती हैं. तो ऐसे अनेक देश हैं जहाँ रातें होती हैं जब भारत में दिन होता है. कैरेबियाई देशों में जब रात होती है तो भारत में दिन होता है. अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों में भी जब रात होती है तो भारत में दिन होता है. तो यू हैव टू डिस्कस व्हाई दिस हैपेंस, यानी आप विचार करिए कि ऐसा क्यों होता है. पृथ्वी पर सभी देशों में एक साथ दिन या एक साथ रातें क्यों नहीं होती. नाउ कम टू द टॉपिक. द अर्थ लाइक ऑल अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैज टू काइंड्स ऑफ मोशन. सौर मंडल में अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी की भी दो गतियाँ होती हैं. इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड इट गोज अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है. एक निश्चित पथ होता है जिसे ऑर्बिट यानी पृथ्वी की कक्षा कहते हैं. The Earth's axis, you have already learned that the Earth's axis is an imaginary line joining the North Pole and the South Pole. आप पहले ही समझ चुके हैं या जान चुके हैं कि पृथ्वी की जो अक्ष है या धुरी है वो एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है. और पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुका हुआ है और इस झुकाव को हम इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कहते हैं. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए कि इन 1530 निकोलस कोपरनिकस, अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर, फर्स्ट रोट इन हिज बुक दैट द अर्थ स्पिन्स डेली ऑन इट्स एक्सिस. 1530 ईस्वी में पोलैंड के एक खगोल शास्त्री जिनका नाम निकोलस कोपरनिकस था, अपनी किताब में लिखा कि पृथ्वी रोज अपनी धुरी पर घूमती है. He also wrote that the earth goes around the sun once every year together with the other planets of the solar system. उन्होंने यह भी लिखा कि पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य का परिक्रमा भी करती है जो एक वर्ष में पूरा होता है. Very few people believed him at that time because the general idea was that the sun goes around the earth. उस समय बहुत कम लोगों ने कोपरनिकस के विचार को माना क्योंकि उस समय आम धारणा यही थी कि सूरज पृथ्वी पर चक्कर काटता है, न कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है. Now come to the next topic, effect of the inclination of the Earth's axis. तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर या धुरी पर झुका होने का क्या प्रभाव पड़ता है. If the Earth's axis was vertical to the plane of the orbit, any place would have received the sun's rays in the same way all around the year. Thus, the days and nights would have been of equal length and throughout the year all over the world. The Earth's axis is always inclined in the same direction and in the same angle. पृथ्वी का जो अक्ष है यानी धुरी है वो हमेशा एक ही दिशा की ओर झुका होता है
और एक ही कोण पर झुका होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस दैट डेज एंड नाइट्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। और पृथ्वी के झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई एक समान नहीं होती है। इन समर डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स वाइल इन विंटर नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। ग्रीष्म ऋतु में रातों की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, जबकि जाड़े की ऋतु में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं। अब सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी रोशनी का घेरा। द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट मार्क्स द ट्रांजिशन बिटवीन डार्कनेस एंड इल्यूमिनेशन ऑन द अर्थ सरफेस। रोशनी का जो घेरा है वह भी एक काल्पनिक रेखा है जो अंधेरा और रोशनी के बीच अंतर स्थापित करता है। इन अदर वर्ड्स इट डिवाइड्स द लिट अप पोर्शन ऑफ अर्थ फ्रॉम द डार्केंड पोर्शन। यानी रोशनी का घेरा जो है वह पृथ्वी के रोशनी वाले भाग और अंधेरे भाग को बांटता है। Since the Earth's axis is tilted, the circle of illumination does not coincide with the axis. Now come to the next topic, rotation अर्थात घूर्णन। The spinning movement of the Earth on its axis is called rotation. यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर या धुरी पर घूमती है तो इस गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी एक घूर्णन को पूरा करने में 24 घंटे लगाती है। वी कंसीडर दिस टाइम टू बी 1 डे। और इसी 24 घंटे में जो घूर्णन की क्रिया पूरी होती है उसे हम एक दिन मानते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग। अब आप सोचिए कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। 1/2 of it would have permanent daylight and become very hot, while the other half would have permanent night causing freezing condition। यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो पृथ्वी का आधा भाग जहाँ पर रोशनी प्राप्त होगा वो बहुत गर्म हो जाएगा और अस्थायी रूप से वहाँ दिन रहेगा, जबकि जो आधा भाग होगा वहाँ अस्थायी रूप से रात होगी और स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सूर्य का प्रकाश वहाँ पड़ेगा ही नहीं, तो वो जम जाएगा, बिल्कुल बर्फ जम जाएंगे वो। कैन लाइफ एग्जिस्ट इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। तो आप सोचिए कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो क्या इस पर जीवन संभव होगा? बिल्कुल नहीं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ ए सिंपल एक्टिविटी। आप अपने घर में ये सिंपल एक्टिविटी करके इसको समझ सकते हैं। आपको करना क्या है, डार्कन योर रूम एंड कीप ए ग्लोब इन फ्रंट ऑफ ए लैम्प। आप एक कमरे में जाइए और वहाँ अंधेरा रखिए, उसमें रोशनी मत रखिए। द ग्लोब स्टैंड्स फॉर द अर्थ वाइल द लैम्प स्टैंड्स फॉर द सन। जो आप ग्लोब रखेंगे वह पृथ्वी का प्रतिरूप होगा और जो लैंप होगा वो सूरज का प्रतिरूप होगा। When the lamp is switched on, its light falls on the globe। जब आप लैंप को जलाएंगे तो उसकी रोशनी ग्लोब पर पड़ेगी। You will notice that the part of the globe that faces the light is lit up while the opposite half is in darkness। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जिस तरफ लैंप की रोशनी पड़ेगी वो रोशनी से भरा होगा, जबकि जो पीछे वाला भाग होगा वहाँ पर अंधेरा रहेगा। तो मार्क ए प्लेस ए ऑन दैट हाफ ऑफ द ग्लोब विच इज़ इन डार्कनेस। तो जिस तरफ अंधेरा है वहाँ आप एक पेन से ए मार्क लगा दीजिए। नाउ स्टार्ट रोटेटिंग द ग्लोब इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी पश्चिम से पूरब की ओर अब आप उस ग्लोब को घुमाना शुरू कीजिए। प्लेस ए विल स्टार्ट टर्निंग टुवर्ड द लाइट। तो जो जहाँ पर आपने निशाना लगाया है ए का, जो अंधेरे में था, वो अब रोशनी की ओर आएगा। एट द पॉइंट वेयर इट कम्स आउट ऑफ द शैडो इट गेट्स डिक्रीज लाइट। एट दिस पॉइंट यू कैन से दैट इट इज़ डॉन एट ए। यानी धीरे धीरे जब रोशनी पड़ेगी वहाँ तो आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पर प्रभात हो गया। रोटेट द ग्लोब फर्दर एंड प्लेस ए नाउ एक्सपीरियंसेज सनराइज।
Continue rotating the globe. Place A will now directly face the light. This means that it is noon at A. आप लैंप के सामने ग्लोब को घुमाना जारी रखिए और जब वो कंप्लीट रोशनी में आ जाएगा तो आप जानिए कि यहाँ दोपहर का समय हो रहा है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. On further rotation, A will move away from the light toward darkness. जब उसे आप घुमाना जारी रखेंगे तो प्रकाश से फिर वो अंधेरे की ओर चला जाएगा. It now experiences sunset. इसका मतलब है कि वहाँ अब सूर्यास्त हो चुका. At the point where it is about to enter the shadow, it again gets diffuse light. यानी मध्यम रोशनी पड़ेगी हो जाएगी वहाँ सूर्यास्त के बाद. So it is now dusk, जिसे हम गोधूली कहते हैं. जहाँ पर आपने ए का निशान लगाया था. When A reaches the position directly opposite to the light, it is midnight. यानी जहाँ पर आपने ए का मार्क लगाया था वो जब फिर विपरीत दिशा में चला जाएगा तो अपोजिट टू द लाइट, यानी जहाँ प्रकाश पड़ रहा था उसके विपरीत दिशा में जब वो चला जाएगा तो वहाँ पर आधी रात होगी. यही क्रम सूर्य और पृथ्वी के साथ होते रहता है. सूर्य अपने स्थान पर फिक्स्ड है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य का परिक्रमा करती है. इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, जिसे आप इस प्रयोग से भी समझ सकते हैं और इस प्रयोग को अपने घर में खुद कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. तो रोटेशन का इफेक्ट्स यानी घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है. रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स. यानी पृथ्वी के घूर्णन के निम्न प्रभाव पड़ते हैं. अकरेंस ऑफ डे एंड लाइट, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं. सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट. पूरब में सूर्योदय और पश्चिम में सूर्यास्त होता है. डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करेंट्स, यानी हवाओं में डिफ्लेक्शन होती है और महासागरीय धारा का निर्माण होता है. फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर पर बल्ज होता है और पोल्स पर जो है फ्लैटन हो जाते हैं. अकरेंस ऑफ टाइड्स ट्वाइस ए डे. दिन में 2 बार ज्वार भाटे उठते हैं इस रोटेशन के वजह से और दिन और रात मिलकर 24 घंटे देते हैं. सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द हेवेनली बॉडीज सीम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो जो बाकी खगोलीय पिंड हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. यानी पृथ्वी जब एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करती है सूर्य का तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं. द फिक्स्ड पाथ अलोंग विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. यानी जिस नियत पथ पर पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, यानी पृथ्वी की कक्षा कहते हैं. इट इज एलिप्टिकल इन शेप. यह अंडाकार होता है. एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द सेम टाइम. यानी पृथ्वी में 2 तरह की गतियाँ एक साथ होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण. दस रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. यानी घूर्णन और परिक्रमण साथ साथ चलता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी वामावर्त घूमती है. इट टेक्स 365 days and 6 hours to complete one revolution and this time is considered to be 1 year. पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, जिससे हमें 1 वर्ष यानी पृथ्वी 1 वर्ष के समय में सूर्य का परिक्रमा पूरा करती है. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी काउंट ओनली 365 days in a year and after every 4 years the balance of 6 hours adds up to a day. This extra day is added to the month of February. तो 365 दिन और 6 घंटे में परिक्रमा पूरा होती है, लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार 1 साल में 365 दिन ही गिनते हैं. तो जो 6 घंटे अतिरिक्त होते हैं वो 4 साल में 24 घंटे यानी 1 दिन हो जाते हैं, जिसे फरवरी महीना में जोड़ दिया जाता है. Thus every 4 years February had 29 days instead of the usual 28 and that year had 366 days. Such a year is called a leap year.
तो हर 4 साल में फरवरी महीना में जो एडिशनल डे है उसको जोड़ दिया जाता है, तब उस साल फरवरी महीना में 28 दिन की बजाय 29 दिन हो जाते हैं और उस साल में 366 दिन हो जाते हैं। ऐसे वर्ष को हम लीप ईयर यानी अधिवर्ष कहते हैं। द ईयर 2016 वाज द लास्ट लीप ईयर। थिंक व्हेन वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट वन, यानी पिछले बार जो लीप ईयर था वो 2016 में और वर्तमान जो चल रहा है 2020, ये भी लीप ईयर था और अगले 4 साल बाद 2024 में फिर लीप ईयर होगा। अब इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ है द फॉलोइंग इफेक्ट्स: वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, यानी दिन और रात की जो लंबाई है उसमें विविधता होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ, यानी पृथ्वी पर ऊष्मा का वितरण के लिए जिम्मेवार है ये इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। अकरेंस ऑफ सीजन, और रिवॉल्यूशन के वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी जाड़ा गर्मी बरसात जो आप ऋतु देखते हैं ये पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के वजह से होता है। तो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स क्यों होता है? द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स अकर बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विथ इट्स एक्सिस ऑलवेज इंक्लाइंड एट 66.1/2 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री के पर ये झुका हुआ है अराउंड द सन विथ इट्स एक्सिस ऑलवेज इंक्लाइंड, यानी पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूर्य का तो उस समय भी इसका अक्ष झुका होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ, यानी पृथ्वी पर ऊष्मा का वितरण। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन रिसीव्स वर्टिकल रेज ऑफ द सन व्हाइल द अदर पार्ट रिसीव्स स्लैंटिंग रेज, यानी वह भाग पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य की ओर झुका हुआ है दैट इज टिल्टेड टुवार्ड द सन रिसीव्स वर्टिकल रेज, वहाँ पर आती हैं लंबवत किरणें, और जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ पर स्लैंटिंग रेज यानी तिरछी किरणें आती हैं। वर्टिकल रेज गिव मोर हीट देन स्लैंटिंग रेज, तो जहाँ पर वर्टिकल रेज यानी सीधा लंबवत किरण पड़ती है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है स्लैंटिंग रेज यानी तिरछी किरणों की अपेक्षा। कैन यू से व्हाई? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द वर्टिकल रेज आर डायरेक्ट एंड कंसनट्रेटेड इन ए स्मॉलर एरिया, चूँकि वर्टिकल रेज जो हैं वो छोटे क्षेत्रों पर पड़ते हैं इसलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। वाइल द स्लैंटिंग रेज आर स्प्रेड आउट ओवर ए लार्जर एरिया, यानी जो तिरछी किरणें होती हैं वो ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती हैं, इस वजह से वहाँ तापमान कम होता है। ऑल्सो द वर्टिकल रेज पास थ्रू ए शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ द एटमोसफेयर देन द स्लैंटिंग रेज, दस दे लॉस लेस हीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सीजन, ऋतु। ऋतुएँ क्यों होती हैं? देयर आर 2 फैक्टर्स विच रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ डिफरेंट सीजन्स इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। इसके 2 कारण हैं, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का परिक्रमण और द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एट ए फिक्स्ड एंगल एंड डायरेक्शन, पृथ्वी का एक खास कोण और दिशा की ओर झुका हुआ होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। The figure given below will help you understand the occurrence of seasons. It shows the position of the earth in its path of revolution on 4 different dates. Look at the 4 positions carefully. यानी ये 4 स्थितियों को आप ध्यान से समझिए। पहला पोजीशन है 21 जून। 21 जून को क्या होता है? ऑन दिस डेट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवार्ड द सन, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा पर सूर्य की प्रकाश लंबवत पड़ती है। सिंस द रेज ऑफ द सन आर डायरेक्ट एंड डे लाइट इज फॉर लॉन्गर आवर्स, यानी दिन में
सूर्य का प्रकाश ज़्यादा अवधि तक रहता है। इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी 21 जून के समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द कंडीशंस आर जस्ट अपोजिट, और उसी समय यानी 21 जून को ये जो घटना है दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत होता है। दिस रीजन इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन एंड द रिसीव्स स्लैंटिंग रेज, डे लाइट इज फॉर शॉर्टर आवर्स, यानी यहाँ पर दिन में प्रकाश सूर्य की कम होता है। हेंस इट इज विंटर हियर, यहाँ इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के समय सर्द ऋतु यानी जाड़े की ऋतु होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। 22 दिसंबर यानी 22 दिसंबर, ऑन दिस डेट द साउदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, यानी दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ऑन दिस डेट द साउदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड, यानी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकी रहती है। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी सूर्य की प्रकाश वर्टिकली यानी लंबवत मकर रेखा पर पड़ती है। सो इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए 22 दिसंबर के समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। प्लेसेज हियर एट द लॉन्गेस्ट डे, यहाँ पर जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। अब आइए 21 मार्च को, ऑन दिस डे द सन साइंस वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है सूर्य का प्रकाश। देयरफॉर ऑल प्लेसेज ऑन द अर्थ हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स, यानी इस समय पृथ्वी पर सभी स्थानों पर दिन और रात बराबर होते हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज स्प्रिंग, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु अटमन। 23 सितंबर, ऑन दिस डे अगेन द सन साइंस वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, यानी सूर्य का प्रकाश वर्टिकली होता है विषुवत रेखा पर, काउजिंग इक्वल डेज एंड नाइट्स ऑल ओवर द अर्थ, धरती के सभी भागों में दिन और रात बराबर होते हैं। एट दिस टाइम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज ऑटम, यानी उत्तरी गोलार्ध में उस समय शरद ऋतु यानी पतझड़ ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। द 2 days 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर कॉल्ड इक्विनॉक्सेज, मीनिंग दिस डेट equal nights, as the sun is overhead at the equator and days and nights are equal in length throughout the world on these 2 days। अब आपको ये बात याद रखनी है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी धरती पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च इज कॉल्ड स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स एंड 23 सितंबर इज कॉल्ड ऑटमनल इक्विनॉक्स, यानी 21 मार्च को वसंत अयन काल कहते हैं और 23 सितंबर को शरदकालीन विषुव कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सीजन समरी यानी ऋतु के बारे में आप संक्षेप में इस चार्ट को पढ़िए और समझिए। टिल्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवर्ड द सन, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है और 22 दिसंबर को अवे फ्रॉम द सन, सूर्य से दूर होता है। टिल्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव 21 जून को सूर्य से दूर होता है और 22 दिसंबर को सूर्य की ओर झुका रहता है। सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट, यानी लंबवत रूप से बिल्कुल सीध में होता है कब, ट्रॉपिक ऑफ 21 जून को कर्क रेखा पर, 23 सितंबर को इक्वेटर पर यानी विषुवत रेखा पर और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर और 21 मार्च को इक्वेटर पर।
ओवरहेड बता रहा है 23 सितंबर और 21 मार्च को। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध 21 जून में है समर, यहाँ पर गर्मी होती है, और 23 सितंबर को है ऑटम, यहाँ वो शरद ऋतु होती है। 22 दिसंबर को जाड़ा होती है और 21 मार्च को है स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। और साउदर्न हेमिस्फेयर में 21 जून के समय सर्दी ऋतु होती है, यानी है विंटर यानी जाड़े की ऋतु होती है। 23 सितंबर को बसंत ऋतु, 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु और 21 मार्च को ऑटम अर्थात शरद ऋतु। लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स यानी रात और दिन की लंबाई, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 जून के समय दिन लंबे होते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर है शॉर्टर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं 21 जून के समय। 23 सितंबर के समय इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द अर्थ, पृथ्वी के पूरे हिस्सों पर दिन और रात की लंबाई एक समान होते हैं। और 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है शॉर्टर डेज, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं। 21 मार्च को इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द अर्थ, 21 मार्च को पृथ्वी के हर स्थान पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, यानी दिन और रात समान होते हैं। I hope you will have understood the concept of the chapter. Read the chapter once again, find out difficult words and try to find the meaning using a dictionary. Till then, take care of your health. We will meet in next video. Namaskar.